हेलो एवरीवन, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पिछले लेक्चर के अंदर में आप लोगों के दो प्रकार के कमेंट्स आए। पहला कि आपको पिछला लेक्चर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हमने पढ़ा था वो आपको बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के व्यूज, आपके लाइक्स, आपके शेयर्स बता रहे हैं कि आप लोगों ने उस सेशन को बहुत ज्यादा सराहा है। आप चाहते हो कि इस तरीके के और भी सेशंस हो। कई सारे सुझाव भी आए कि इन टॉपिक्स पर भी सर क्लास ले लीजिए प्लीज, तो मैं उनके ऊपर में भी क्लास लेने वाला हूँ। और दूसरा आया कि कल जो है दो पेपर्स हुए आप लोगों के, ठीक है। एक पेपर हुआ आप लोगों का यूपी में आरओ एआरओ का पेपर, और दूसरा बिहार पुलिस के अंदर में जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे उसकी भी रिक्वेस्ट आई थी। तो आज फ्रेंड्स हम लोग जो है, जो आप लोगों की रिक्वेस्ट थी उसी के आधार पर जो लेटेस्ट एग्जाम्स हुई है, अभी जो रिसेंटली एग्जाम्स हुई है, जो क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर में आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं, ताकि आप लोग प्रिपेयर्ड हो सके कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आपने इन क्वेश्चंस को याद रखना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों की डिमांड के ऊपर में मैं आरओ एआरओ के भी क्वेश्चंस और यूपी पुलिस के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उनको भी यहाँ पर मैं करवा दूंगा ताकि आप लोगों को याद रहे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ ऊपर कर देंगे फ्रेंड्स जल्दी से, ठीक है। ये पूरा सेशन उन लोगों को समर्पित जिन लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया है। शेयर जहां भी कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, ताकि हम लोग ऐसे ही हम मोटिवेट हो सके, क्योंकि ये दोनों तरफ से होना चाहिए कि आप भी जो है इनपुट दे रहे हो, हम भी इनपुट दे रहे हैं, और क्लास जो है हम लोग इसको बेहतर बना सके। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर में ये रहा फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन क्या था। ये क्वेश्चन आया आप लोगों का जो है बेसिकली आरओ के एग्जाम के अंदर में कल। पेरिस ओलंपिक के खेलों में फ्री स्टाइल कुश्ती के 57 किलोग्राम वर्ग में, ठीक है, किसने कांस्य पदक प्राप्त किया था, ठीक है, किसे प्रदान किया गया। तो पेरिस ओलंपिक के अंदर में जो है फ्रेंड फ्री स्टाइल कुश्ती के 57 किलोग्राम में। अब आपको लग रहा होगा कि सर इतना टफ क्वेश्चन कैसे याद रखेंगे। देखिए फ्रेंड, टीचिंग परीक्षा है तो आपके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। मैं आप लोगों को यहां पर भी दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये वो क्वेश्चन है, ठीक है। अमन सहरावत, जिसको ये मैंने पेड क्लास में पढ़ाया था। अमन सहरावत जो है फ्रेंड्स कांस्य पदक जिन्होंने जीता है, वो कौन से खेल से संबंधित है, कुश्ती से संबंधित है, और मैंने पूरा समझाया है। आप लोग यहाँ देख सकते हो, एक एक चीज यहाँ पर मैं समझाइए कि अमन सहरावत इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर है, 57 किलोग्राम इवेंट के अंदर में जीता है। इन्होंने हरियाणा से है, यंगेस्ट इंडियन है जिन्होंने इंडिविजुअल जो है पदक जीता है। तो आपको सारी चीज पढ़ाई आप लोगों ने रिवाइज करना है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी बच्चे ऐप में जुड़ चुके हैं पेड कोर्स में, प्लीज रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। जल्दी जल्दी से जो है सारी चीजें पढ़ के रिवीजन भी करते रहिए साथ साथ में। ये आपको पढ़ाया है, उसी में से ये क्वेश्चन आया था डायरेक्टली, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। पिछले जो एग्जाम हुई कल उसमें, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर मैं संध्या शर्मा बता रही कि जी सर पढ़ाया था आपने। नाउ फ्रेंड देखिए, भारतीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल और वाइसराय कौन था, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है, जो कि एक्चुअल में उसका नाम वाइसराय हो चुका था, इसी वजह से दोनों नाम यहां पर में दे दिए उन्होंने। तो वाइसराय उसकी पोस्ट हो चुकी थी। अब एग्जामिनर ने क्या किया, गवर्नर जनरल और वाइसराय दोनों नाम दे दिए, बट कोई बात नहीं, हमें पता है कि उसका नाम वाइसराय हो चुका था 1858 के बाद में। तो यहां पर मैं आप देखिए, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लैंसडाउन, रिपन, पिछले ही सेशन में, मतलब कल वाले सेशन में ही मैंने जितने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस कराए उसमें आपको बताया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर में हुई थी, ठीक है। उस समय में भारत का वाइसराय कौन था, भारत के वाइसराय थे उस समय में लॉर्ड डफरिन। याद आ रहा है आप लोगों को, हमने इसको पढ़ा हुआ है, लॉर्ड डफरिन है। तो आप देख सकते हो कि वही क्वेश्चंस आए हैं जो हमने पढ़े हुए थे, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर मैं आप देख सकते हो कि लॉर्ड डफरिन 1884 से लेकर 1888 तक भारत के, ठीक है, वाइसराय थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय में भी यही थे। ओके, चलिए ये क्वेश्चन भी आप लोगों को इवन कराया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था, ठीक है। तो लॉर्ड डफरिन इसका आंसर था, आप देख सकते हो कि पढ़ाते हुए, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए आप लोग। ना फ्रेंड देखिए यहाँ पर एक ये वो क्वेश्चन था जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसको याद कर लेना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। येला माला, ठीक है, कौन सी वाली हिल्स को कहा जाता है, येला माला। अब आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि भारत के अंदर में, जो दक्षिण भारत के अंदर में जो पर्वत श्रृंखला है सबसे दक्षिण के अंदर में, वो है इलायची की पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, जिसको कार्डमम हिल्स बोला जाता है। यहाँ पर में कार्डमम हिल्स, ये जो कार्डमम हिल्स है, कार्डमम हिल्स या इलायची की पर्वत श्रृंखला केरल के अंदर में मिलेंगे आप लोगों को फ्रेंड्स, ठीक है, दक्षिणी भारत के अंदर में। इन्हीं को, ठीक है, ये येला माला के नाम से जाना जाता है। येला का मतलब ही होता है, मलयालम भाषा के मतलब में इसका मतलब भी होता है इलायची, ठीक है, क्योंकि वहां पर में ये जो कार्डमम हिल्स है या इलायची की पहाड़ियां है, वहां पर में बहुत ज्यादा स्पाइसेस, ठीक है, मसाले वगैरह उगते हैं, स्पेशली इलायची, और बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है वहां पर में। तो येला माला किसको कहा जाता है, कार्डमम हिल्स को ही कहा जाता है। येला मलयालम भाषा का शब्द है जिसका मतलब ही इलायची होता है, तो वहां के लोग उसको येला माला भी कहते हैं। तो ये याद रख लेंगे आप लोग, येला माला मतलब कार्डमम हिल्स या इलायची की पहाड़ियां, ठीक है। चलिए ये याद आप लोगों को करवा दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स और भी क्वेश्चन के साथ में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए ओरिजिनल क्वेश्चन है आप लोगों के, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। अब भाई मतलब क्या एग्जामिनर, कल हम लोग पढ़ रहे थे उस समय में पेपर हो रहा था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर में हुआ था,
बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कहां पर में संपन्न हुआ था? होना पुणे में था, लेकिन हुआ कहा था? बॉम्बे के अंदर में। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। होना पुणे में था, हुआ बॉम्बे में, 1885 के अंदर में आयोजित हुआ था, ये याद रखना है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे ये भी आपको बताया था, तो प्लीज एक बार कमेंट के अंदर में लिख देंगे आप सभी के सभी, आंसर करते रहिए आप लोग। ठीक है, और बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, 5 मिनट में हम लोग 1000 लाइक्स के पास में भी पहुंच गए, तो जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे। जिन बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया हाथ भी ऊपर कर देंगे। ठीक है, और जहां शेयर कर सकते हो शेयर जरूर करते रहेंगे जल्दी जल्दी से आप लोग ना। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये हम लोगों ने कल ही पढ़ा है। ठीक है, कि पूना में आयोजित होना था, ठीक है, बॉम्बे में आयोजित हुआ, और वोमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। कितने लोगों को याद आ रहा है? पिछले ही लेक्चर, मतलब कल ही हमने पढ़ा है इसको, सारे सेशंस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशंस थे उसको हमने जब पढ़ा था। तो प्लीज जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लेंगे, और जिन्होंने देखा है वो रिवाइज जरूर कर लेंगे सेशंस को। ओके, आप लोगों को मैंने बताया कि पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, आप लोगों को कंटिन्यूअसली अपने आप को अपग्रेड करते जाना है। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा अटलांटिक महासागर की धारा है? इंपॉर्टेंट देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं, ओके, सारी की सारी महासागर की धाराएं आपको पढ़ाई है मैंने, हर एक महासागर की धारा, ऐसा एक भी नहीं बचा है जो एग्जाम में पूछा जाए और आप लोगों को ना आता हो। ठीक है, हम्बोल्ट करंट, कैलिफोर्निया करंट, अलास्का करंट, बेंगुला करंट। ठीक है, आप देखिए अटलांटिक महासागर की धारा बोला है। ओके, हम्बोल्ट करंट जो है फ्रेंड्स, इसको पेरू करंट भी के नाम से भी जाना जाता है, ये पैसिफिक ओशियन के अंदर में, प्रशांत महासागर के अंदर में। कैलिफोर्निया करंट कैलिफोर्निया के पास में, प्रशांत महासागर के अंदर में है। अलास्का धारा जो है फ्रेंड्स, ये भी पैसिफिक ओशियन के अंदर में, अलास्का के पास में, प्रशांत महासागर के अंदर में। बेंगुएला करंट दक्षिण अफ्रीका करंट है फ्रेंड्स, और ये ठीक है, नेट थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग जो है यहाँ पर में करेंगे। थोड़ा सा मौसम जो है नासाज है, इस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होगी। तो बेंगुएला करंट जो है फ्रेंड्स, ये अटलांटिक महासागर के अंदर में, कौन सी वाली जो है, इनमें से अगर आपको ऑड वन आउट निकालना होता तो भी आप लोग निकाल पाते। इस तरीके का भी क्वेश्चन बन सकता था ऑड वन आउट वाला। कैसे बनता ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन? ठीक है, असंगत को जो है पहचानिए। तो ये पेरू करंट या हम्बोल्ट करंट प्रशांत महासागर में है, कैलिफोर्निया करंट प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में, अलास्का धारा भी प्रशांत महासागर में, ये अटलांटिक महासागर में है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है आप लोगों का बन सकता है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जितनी भी आप लोगों की ये हम लोगों ने यहाँ पर मैं देखा हुआ है, जितनी भी आप लोगों की जल धाराएं है, जो बन सकती है आप लोगों की सारी की सारी जल धाराएं, ये देख सकते हो टीचिंग परीक्षा पेड ऐप की ये क्लास है आप लोगों की, जिसके अंदर में सारी जल धाराएं हमने पढ़ी है। तो प्लीज इसको भी एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, मैं एक टेस्ट भी ले लूंगा पेड ऐप में आप लोगों की। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत में मानसरोवर से उद्गमित होती है और शिपकिला पहाड़ी या दर्रे जो है वहां से भारत के अंदर में एंटर करती है? अब देखिए फ्रेंड्स, मैं बता दूं ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। शिपकिला दर्रा कहां पर में? शिपकिला, आप लोगों को मैंने जब दर्रे पढ़ाया था, या आप लोगों को इवन मैंने जब नदी पढ़ाई थी ये वाली, ठीक है, जिस नदी की यहाँ पर में बात हो रही है, उसमें भी आपको बताया था कि शिपकिला याद करने का बड़ा आसान तरीका है। आसान तरीका कैसे है? ठीक है, आप लोग ऐसे याद रख लीजिएगा कि शिप, आपकी जो शिप है वो कहाँ चलेंगी? हिम पर चलेंगी, हिम पर, आइस पर, हिम पर। तो हिमाचल प्रदेश जो है उसके अंदर में आपका ये है, हिमाचल प्रदेश के अंदर में शिपकिला दर्रा। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, शिपकिला दर्रा कहां पर में? हिमाचल प्रदेश के अंदर में। ओके, तो आप लोगों का जो आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पर में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आप लोगों का सतलज नदी। सतलज नदी जो है शिपकिला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में से एंटर करती है, ये याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछते हैं ये। ठीक है, सतलज नदी के ऊपर में कौन सा वाला डैम बनाया गया है, क्या आप लोग बता सकते हो मुझे कमेंट करके? ठीक है, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है, सतलज नदी। अच्छा, अब अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, जैसे मैं देख पा रहा हूँ बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ रहे हो, आप लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया, शेयर भी कर रहे हो आप लोग। एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, आप बताइए मेरे को कि जो शिपकिला दर्रे से एंटर होने वाली सतलज नदी है, ठीक है, वो कहां से उद्गम होता है? उसका राकस ताल से उद्गम होता है, तिब्बत, ठीक है, मानसरोवर झील के पास में एक और ताल है राकस ताल, वहां से उसका उद्गम होता है सतलज नदी का। इसके ऊपर में कौन सा डैम बनाया गया है? तो वो डैम है भाखड़ा नांगल डैम। ठीक है, भाखड़ा नांगल डैम जो है उसके वजह से एक झील बन गई है बाजू में, ठीक है, एक कृत्रिम झील बन गई है भाखड़ा नांगल डैम की वजह से, वो भी आपको बताया है मैंने। तो भाखड़ा नांगल डैम की वजह से जो झील बनी है उसका नाम है गुरु गोविंद सागर डैम। ठीक है, गुरु गोविंद सागर झील, गुरु गोविंद सागर झील भाखड़ा नांगल डैम की वजह से बनी है, गुरु गोविंद सागर झील। ठीक है, तो डिटेल में हम लोग जा सकते हैं, आप लोग बताइएगा अगर आप चाहते हो कि इस तरीके से ऐसे भी सेशन हो जिसके अंदर में हम लोग पूरा पोस्टमार्टम कर दे उस क्वेश्चन का, हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, बट आप लोग बताइए वैसे उस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर मैं देखिए फ्रेंड्स, ये शिपकिला दर्रा है, ये हमने पढ़ा है पेड ऐप में, सारे के सारे दर्रे जब हमने पढ़े थे उसमें। तो यहां से जो है आप लोगों की कौन सी नदी आती है? सतलुज नदी जो है एंटर करती है, ये याद रखना है। बंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष किसने की थी? क्या क्वेश्चन है यार। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, आई2, आपको पढ़ाया नहीं क्या मैंने? आई2 हमारा पहला ही नॉलेज कैप्सूल ये है, आई2 का। तो आई2 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला सेशन कब हुआ था? ठीक है, और कहा हुआ था? 1920 के अंदर में हुआ था, और कहा हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, ये भी आपको याद है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का।
और यहाँ पर आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, लाला लाजपत राय जो है इसके संस्थापक अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष। सारा का सारा पढ़ा है। कितने लोगों ने नॉलेज कैप्सूल देखा है जल्दी बता देंगे। और जितने भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं वो सुपर 70 कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। चलिए, तो बी इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट जो है आप लोगों को बता दूं कि सुपर 70 कूपन कोड का इस्तेमाल आप करके फ्लैट 70% ऑफ ले सकते हो सारे कोर्सेज के ऊपर में। तो ये आपके पास में बेहतरीन मौका है प्रीमियम कंटेंट के साथ में पढ़ने का। अब देखिए यहाँ पर में कौन सा वाला स्टेट है जो तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। मैं सिंपल से बताऊं आप लोगों को, कॉन्टिनेंट वाली क्लास जाकर देख लीजिए आप, ठीक है। महाद्वीप वाली क्लास हमारी 4 लेक्चर हम लोगों ने किए महाद्वीप के, उसमें मैंने ये बता दिया था आपको कि तस्मानिया सी है एक, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, बड़ा सा ऑस्ट्रेलिया, उसके नीचे में एक तस्मानिया द्वीप है, उसके बीच में तस्मानिया सी है, तस्मान सागर, ठीक है। तो ये अलग करता है तस्मान सागर, ये याद रखना है आप लोगों ने, तस्मान सागर, ओके। तस्मान सी है दोनों के बीच में। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता था तस्मान सी वाला। अब बताइए जल्दी से कि इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कंटिन्यूअसली आप लोग जो है यहाँ पर में आंसर्स करते जा रहे हैं, स्पीड में आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। ये जूम हो गया है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर में तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में तस्मान सी है, लेकिन तस्मान सी कहां पर में, ये यहां पर में है, ठीक है। ये इधर साइड के अंदर में तस्मान सी आप लोगों का, ओके। तो तस्मान सी, ठीक है, ये यहां पर में है तस्मान सी, ये इधर में, यहां पर में तस्मान सी है, तस्मान सी, और यहां पर में इंडियन ओशियन है, पूरा इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। तो इनके बीच में कौन सा वाला जो है, कौन इसको अलग करता है, तो उसको बोला जाता है बास स्ट्रेट या फिर ब्रास स्ट्रेट भी उसको बोलते हैं आप लोग। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तस्मान सी जो है फ्रेंड्स ये इन दोनों के बीच में मौजूद है। मैं आप लोगों को मैप के थ्रू दिखाता हूं, ठीक है। ये यहां पर मैं आप लोग इसको देखिए, यहां पर मैं पहले आप लोग, ठीक है, ये है ऑस्ट्रेलिया और यहां पर में है तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। ये यहां पर मैं आप पूरा वर्ल्ड का मैप देख रहे हो, वर्ल्ड के मैप में यहां पर मैं ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच का इमेज देखिए आप लोग। अब हम यहां पर में जूम करते हैं, ठीक है। देखिए ये है तस्मानिया, ठीक है, तस्मानिया, और ये है मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया, ये तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है। तो यहां पर में तस्मान सी है पूरा का पूरा, ये तस्मान सी है, ठीक है। और यहां पर में पूरा इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन। तो तस्मान सी और इंडियन ओशियन को कौन जोड़ता है, ठीक है, और कौन तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया, मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। सिंपली आप जाइए टीचिंग परीक्षा के पेड ऐप में, महाद्वीप वाली जो क्लास है उसका पहला ही लेक्चर देखिए, जिसके अंदर में मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में पढ़ाया है। आप उसमें देखोगे ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली कराया है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो क्वेश्चन भी डाल दीजिए। हमने डायरेक्ट क्वेश्चन कराया है कि तस्मानिया और मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया को कौन अलग करता है। उसका नाम है बास स्ट्रेट। ये यहां आप देख सकते हो, बास स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है जो दो जल धाराओं को जोड़ता है, जो दो जल जो है जो एरियाज है उनको जोड़ता है। जैसे तस्मान सी एक हो गया आपका एक बड़ा सा पानी का सोर्स, और एक हो गया इंडियन ओशियन बड़ा सा पानी का सोर्स, दोनों के बीच में जो है उसको स्ट्रेट या जल डमरू मध्य बोलते हैं। तो बास जल डमरू मध्य जो है ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया नाम का जो द्वीप है उनके बीच में मौजूद है। ये स्पेसिफिकली पढ़ा है हम लोगों ने उसके अंदर में, ओके। चलिए, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। ये मैप के थ्रू भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ये भी क्वेश्चन हमने करवाया हुआ है, कॉमनवेल्थ गेम जो है वो कौन से शहर में होने वाले हैं 2026 के। तो 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स, भाई ये आप बताओ कितने बच्चे मानते हैं ये क्वेश्चन हम लोगों ने स्पेसिफिकली किया हुआ है 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में, बताइए जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के देखिए यहाँ पर मैं आंसर्स जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, कंटिन्यूअसली जो है आप लोगों के आंसर्स आते जा रहे हैं यहाँ पर में, ठीक है, ओके। बहुत बढ़िया, आप लोग देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आंसर्स लगा पा रहे हैं, ठीक है। इसको चेंज कर दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ग्लासगो को, ठीक है। पहले मेलबर्न था, जितने भी लोग मेलबर्न आंसर लगा रहे हैं उन लोगों का गलत है, क्योंकि यहाँ पर मैं अभी ग्लासगो को चुन लिया गया है। ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर में, ठीक है, ग्लासगो। याद आ रहा है आप लोगों को, ग्लासगो वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, ग्लासगो, ठीक है। चलिए, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन था पीछे रह गया, आई थिंक शायद यहाँ पर मैं देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन। लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन कहां पर में फ्रेंड्स, ये निर्विवाद रूप से, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन, बहुत सारे बच्चे जो है इसका आंसर गलत लगा के आते हैं, ठीक है। अभी आप लोग बताइए, पहले मैं देखना चाहता हूं आप लोगों में से कितने लोग लगाते हैं आंसर इसका सही, ठीक है। ए आंसर लगा रहे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन फ्रेंड्स ए आंसर नहीं है इसका, ठीक है। बी लगाएंगे क्या, भारत भी इसका आंसर नहीं है इसका, ठीक है।
बांग्लादेश है क्या? इसका आंसर नहीं है इसका, बांग्लादेश भी। इसका आंसर पता है क्या है आप लोगों को? इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम्स रहते हैं, लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन, ठीक है, कोई सिंगल लार्जेस्ट कंट्री के अंदर में रहती है तो वो इंडोनेशिया है। फिर सेकंड नंबर पे जो है फ्रेंड्स भारत आता है, सेकंड नंबर के ऊपर में। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रख लेंगे आप लोग। इंडोनेशिया सबसे जो है ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश है, इंडोनेशिया। ओके, ये याद रखना, कभी भी पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना है कि भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की, जिससे भारत ऐसा करने वाला कितना देश, कितने नंबर का देश बन गया? आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि चंद्रमा के ऊपर में सॉफ्ट लैंडिंग की गई। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, कि ऐसा आराम से जाकर उतरना, और एक होता है कि ऐसा ठपाक से जाके गिर जाना, फिर वो रोलिंग वगैरह उसके अंदर में लगाया जाता है कुशनिंग के लिए। ठीक है, हमारा चंद्रयान 1 जो था वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी, उसकी हार्ड लैंडिंग हुई थी। ठीक है, उसको ऐसा छोड़ दिया गया था, फिर वो ऐसा घूमते घुमाते घूमते घुमाते टप्पा उप्पा खाते हुए, ठीक है, वो रुक जाता है, फिर उसके अंदर में से जो इक्विपमेंट है वो निकलते हैं। लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है धीरे 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 आराम से उतरना एक किसी स्पेसिफिक जगह के ऊपर में। तो ऐसा करने वाला जो भारत है फ्रेंड्स, वो कितने नंबर का देश बन गया है? तो यूएसए, यूएसएसआर और चाइना के बाद में भारत जो है ये चौथे नंबर का देश बन गया था चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराने के बाद में। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। 23 अगस्त 2023 को हुआ था ये। तो 23 अगस्त 2023 को हमने ये सॉफ्ट लैंडिंग की थी। आप मुझे बताइए कि 23 अगस्त को हम कौन सा दिन मनाते हैं फिर इसकी याद में? चौथे नंबर का देश बन गया, ये तो आप लोगों ने बता दिया। यूएसए, यूएसएसआर मतलब रशिया जिसको आप लोग बोलते हो, ठीक है, और चाइना के बाद में जो है भारत चौथा देश बन गया। अब आपने बताना है कि 23 अगस्त को, जिस दिन चंद्रयान 3 जो है वो लैंड किया था, उस दिन हम कौन सा वाला दिन मनाते हैं? एकदम स्पीड में आंसर कर दो यार, एकदम गोली की रफ्तार से। शिव शक्ति पॉइंट तो चलो वो जहां उतरा था उसको बोला है अपन ने। अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कर रहे हो फ्रेंड्स। ठीक है, अंतरिक्ष दिवस के रूप में याद रखना आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में सम्मिलित नहीं था जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यापगत नीति के बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए थे? देखिए, सातारा जो है ये तो व्यापगत नीति के द्वारा मिलाया गया पहला था। व्यापगत नीति का या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब क्या था? 1848 में आई थी ये नीति, जिसके तहत बोला गया कि अगर आपका कोई पर्सनल प्राइवेट बेटा नहीं है तो आपके राज्य को हड़प लिया जाएगा। याद आ रहा है आप लोगों को? ये क्वेश्चन कल की एग्जाम में पूछा गया। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स कि कौन सा राज्य था जिसको नहीं हड़पा गया था? वो कर्नाटक था। ठीक है, कर्नाटक को नहीं हड़पा गया था क्योंकि कर्नाटक नाम का कोई राज्य नहीं था उस समय में। ठीक है, मैसूर एक साम्राज्य, मैसूर साम्राज्य था, ठीक है, जो बड़ा सा था उस समय के अंदर में, उसको हड़पा नहीं गया था। ठीक है, सातारा सबसे पहला राज्य था जिसको हड़पा गया, फिर बाद में नागपुर, झांसी, संबलपुर वगैरह अलग अलग राज्य थे जिनको हड़पा गया। कर्नाटक को नहीं हड़पा गया था। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो सातारा सबसे पहला राज्य था जो 1848 में व्यापगत की नीति, या जिसको चूक की नीति भी बोला जाता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं। ठीक है, तुम्हारे चचा डलहौजी जो थे उन्होंने लेकर आए थे ये नीति। ठीक है, और तुम्हारे मामा का लड़का था लॉर्ड कैनिंग जिसने इसको बंद कर दिया था। तो चूक की नीति या फिर व्यापगत की नीति को बंद किसने कर दिया था? लॉर्ड कैनिंग ने। चालू किसने किया था? डलहौजी ने। ठीक है, अच्छा, चालू कब किया गया इसको? 1848 के अंदर में। बंद कब कर दिया गया? 1858 के अंदर में बंद कर दिया गया। ठीक है, तो सारी चीजें आप लोगों को यहां पर में समझ में आ जा रही है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में जो है सामने आया, की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, एनी बेजेंट ने, मदन मोहन मालवीय ने? बताइए। तो आपको बताना है कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है इसकी स्थापना किसने की थी? अब यहां पर मैं बनारस हिंदू कॉलेज जो है ये तो चलो बाद में बना ये, ठीक है, आप लोगों को ये बताना था कि इसकी जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज था पहले, जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से जाना जाता था, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, उसकी स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन बेसिकली मेन क्वेश्चन है आप लोगों का। ओके, यहां पर मैं इस पर्टिकुलर जगह के इस पे, ओके, जो बाद में जाकर बना बीएचयू। मैं आपको बता दूं फ्रेंड, सेंट्रल हिंदू कॉलेज एनी बेजेंट ने बनाया था 1800, ठीक है, 98 में, 1898 के अंदर में, 1898 के अंदर में, ये याद रखेंगे आप लोग, 1898 के अंदर में। ओके, तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 के अंदर में एनी बेजेंट ने बनाया था। बाद में धीरे धीरे यही जाकर जो है फ्रेंड्स क्या हुआ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना, मदन मोहन मालवीय वगैरह उनके जरिए, ठीक है, उनके काम के जरिए उन्होंने भी योगदान दिया, बाकी और भी बहुत सारे लोग थे। लेकिन सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? एनी बेजेंट ने की थी 1898 में। ये समझ में आया क्या? बताओ जल्दी से। देखो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना 1916 के अंदर में, मदन मोहन मालवीय उसमें मुख्य रूप से थे। लेकिन जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना वो किससे उपजा था? उसकी जड़ किसमें थी? उसकी जड़ थी सेंट्रल हिंदू कॉलेज में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 में ही बन चुका था।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनने के पहले ही, ठीक है। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से। ओके, तो ये आंसर एनी बेसेंट होगा। और कब बनाया था उन्होंने, 1898 में। एनी बेसेंट भारत कब आई थी, 1893 के अंदर में आई थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए वो भारत के अंदर में आई थी, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, हम लोग जो है 2000 लाइक्स के पास में पहुंचते जा रहे हैं। जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे आप सभी के सभी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है। रियोतवारी सिस्टम, रियोतवारी सिस्टम का मतलब होता है, रियोत का मतलब होता है किसान, डायरेक्टली किसानों से जो है हम क्या करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे किसानों से। रियोतवारी सिस्टम, किसानों से एग्रीमेंट करेंगे। तो रियोतवारी सिस्टम मद्रास में, दक्षिण भारत के अंदर में स्टार्ट किया गया था, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उसके बाद में परमानेंट सेटलमेंट बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर में था, ठीक है। जमींदारी सिस्टम भी इसको बोलते हैं। महलवारी सिस्टम नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस के अंदर में था। तालुकदारी सिस्टम, ठीक है। ये तालुकदारी सिस्टम जो है ना फ्रेंड्स, ऐसा कुछ था नहीं यहाँ पर में तालुकदारी सिस्टम, ठीक है। तो ये आप लोगों का गलत आप गलत वाला है। आई होप कि नॉट ही पूछा होगा यहाँ पर में, ठीक है। तो नहीं वाला पूछा या गलत वाला जो भी पूछा होगा, आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों सही है, ठीक है। ये तीनों के तीनों सही है। डी क्यों गलत है, तालुकदारी सिस्टम ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। एक्चुअली जो ये परमानेंट सेटलमेंट था ना, इसमें जो तालुकदार होते थे उन्हीं को जमींदार बना दिया जाता था। तो तालुकदारी सिस्टम ऐसा कोई अलग सा सिस्टम नहीं था, तालुकदारी सिस्टम, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट में जो जमींदार होते थे, जनरली वो राजा होते थे, छोटे मोटे राजा, या फिर तालुकदार उस इलाके के, तालुकदार कोई वहां का प्रभावशाली व्यक्ति, ठीक है, उसको जमींदार बना दिया जाता था उस इलाके का, ठीक है। चलिए, तो डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये गलत जोड़ी लगी हुई है। ओके, गुड। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको बताना है कि वायुमंडल की वह परत जिसमें सबसे अधिक ओजोन गैस पाई जाती है, ओजोन गैस सबसे ज्यादा कहां पर में पाई जाती है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। ओके, आज मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आज शुभम सर का, कल आप लोगों ने ज्योग्राफी के सेशन को बहुत ज्यादा सराहा, ठीक है। और मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि टीचिंग परीक्षा कंटिन्यूअसली आप लोगों के लिए इसी तरीके के एफर्ट्स करता रहेगा। टीचिंग परीक्षा की पूरी टीम आप लोगों के लिए एफर्ट्स करती रहेंगी। आज भी हमने 3 बजे जो है शुभम सर का लेक्चर लगाया है ज्योग्राफी का, जिसके अंदर में आप लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को पढ़ोगे। जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं देखा था शुभम सर का, वो देखिए। और टीचिंग परीक्षा की पूरी टीम, ठीक है, आपके लिए ऐसे ही मेहनत करती रहेंगी, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, ठीक है, जब तक आप लोगों का सिलेक्शन हो नहीं जाता। देखिए, टीचिंग परीक्षा की टीम ने एक प्रतिज्ञा ली है, ठीक है। हमने यहाँ पर में कोई आपसे वादा नहीं कर रहे, हम एक प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि आपका सिलेक्शन करवाना है, और ये प्रतिज्ञा है हमारी। और हमारी वाईटी टीम ने भी, और सारे लोगों ने, जो कंटेंट टीम है, पेड टीम है हमारी, सारे लोग इसके पीछे लगे हुए हैं आप लोगों का सिलेक्शन के पीछे। तो सबसे ज्यादा ओजोन गैस कहां पर में पाई जाती है फ्रेंड्स, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। कुछ कुछ थोड़ी क्वांटिटी में ट्रेसेस में ट्रोपोस्फीयर में भी मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा गैस समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, ओजोन की परत, ठीक है। ओजोन का फॉर्मूला है O3, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओजोन, ओजोन जो है आप लोगों को याद रखना है, इसको मापने का यूनिट क्या है, ओजोन को मापने का यूनिट, जल्दी से आप लोग मेरे बताने के पहले कमेंट कर देंगे। ओजोन को मापने का यूनिट, किस यूनिट में मापा जाता है ओजोन को, ओजोन को मापा जाता है डॉप्सन यूनिट के अंदर में, डॉप्सन यूनिट में। प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग, डॉप्सन यूनिट। आपको एक चीज याद रखनी है फ्रेंड्स कि 100 mm का मतलब होता है एक डॉप्सन यूनिट। ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक डॉप्सन यूनिट मतलब कितना mm, या कितना मीटर, या कितना किलोमीटर, ठीक है। तो 100 mm का मतलब एक डॉप्सन यूनिट होता है, ये याद रखेंगे आप लोग। 100 mm मतलब एक डॉप्सन यूनिट। ओके, चलिए, ओजोन को मापने का यूनिट, कि उसकी मोटाई मापने का यूनिट, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है ओजोन की सबसे ज्यादा परत। ना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोसीजर कॉल्ड फॉर रिमूविंग प्रेसिडेंट ऑफ ऑफिस, प्रेसिडेंट फ्रॉम द ऑफिस। बताइए कि राष्ट्रपति को, उनको हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है। आर्टिकल भी बता दो यार, इतना खर्चा हो ही गया है मालिक तो इसका। तो इसको कहा जाता है फ्रेंड्स इम्पीचमेंट। क्या बोलते हैं आप लोग, इम्पीचमेंट, महाभियोग कहा जाता है। और आर्टिकल नंबर 61 के अंदर में ये प्रावधान दिया गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर राष्ट्रपति जो है मानसिक रूप से सही नहीं है, या फिर वो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, केवल ये 2 कंडीशन है जिसमें राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। या तो मानसिक रूप से क्षुब्ध हो चुका हो, संविधान के खिलाफ गया हो, या बैंकक्रप्ट हो चुका हो, ठीक है। तो ये जो है फ्रेंड्स मानसिक रूप से और संविधान के खिलाफ जाके ही काम करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस समय में मानसिक रूप से जो है वो सही से काम नहीं कर पा रहा है, सही से डिसीजन नहीं ले पा रहा है, ठीक है, संविधान के खिलाफ जाके काम कर रहा है, तो महाभियोग के जरिए उसको हटाया जा सकता है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, इटावा पायलट प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विथ हुम, इटावा पायलट प्रोजेक्ट किससे संबंधित था, बताइए जल्दी से। ये क्वेश्चन बना एग्जाम के अंदर में। देखिए, इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो है फ्रेंड्स, एक्चुअली में देखिए, ये एल्बर्ट मेयर करके एक व्यक्ति थे, ठीक है, समाजशास्त्री थे, ये सोशियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, रूरल डेवलपमेंट के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया था, एक छोटा सा लेवल
इटावा के अंदर में, जिसमें उनका मानना था कि मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास के लिए क्या आदर्श मॉडल हो सकता है ग्रामीण विकास के लिए। ठीक है, तो ये याद रखना है, अल्बर्ट मेयर जो थे उन्होंने चलाया था इसको, अल्बर्ट मेयर ने। आंसर इसको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, अल्बर्ट मेयर। ये अमेरिकी समाजशास्त्री थे, ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट। इनका जो है सोचना था कि एक मैं छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखता हूं, उसी को इटावा पायलट प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने कोशिश की थी जांचने की कि जो ग्रामीण इलाके हैं उनका विकास कैसे किया जा सकता है, वहां गरीबी कैसे खत्म की जा सकती है। डी इज द करेक्ट आंसर। सुभाष चंद्र बोस किस राजनेता को पराजित करके, क्या क्वेश्चन है यार। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जो है कौन से राजनेता को पराजित करके राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ओके, तो ये बात हो रही है त्रिपुरी सेशन की। त्रिपुरी सेशन जो है वो 1939 के अंदर में हुआ था। उन्होंने हराया था पत्ताबी सीतारामैया। पत्ताबी सीतारामैया गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार थे। पत्ताबी सीतारामैया गांधी जी समर्थित उम्मीदवार, इनको हरा दिया था और ये जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए थे। 1938 में वो निर्विरोध चुने गए थे। 1939 में इलेक्शन हुआ था और पत्ताबी सीतारामैया को उन्होंने हराया था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को भी इस्तीफा देना पड़ गया था बाद में, और इनके जगह पे कौन अध्यक्ष बने थे ये आप मेरे को बताएंगे। ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर में। ठीक है, इनके जगह पे कौन बने थे। ठीक है, एक बार जल्दी से फ्रेंड्स सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे। 2000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में सेशन को लाइक कर चुके हैं, 3000 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप लोग। जी, राजेंद्र प्रसाद जी जो है फ्रेंड्स ये अध्यक्ष बने थे इनके जगह पे, ये भी याद रख लेना आप लोगों ने। ठीक है, अच्छा पत्ताबी सीतारमैया के बारे में आप लोगों को एक फैक्ट बताऊं मैं आप लोगों को। पत्ताबी सीतारमैया जो है ये हारे थे चुनाव में, लेकिन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। ठीक है, ये 1948 में, ठीक है, 1948 के अंदर में जयपुर सेशन जब हुआ था उसके अंदर में अध्यक्ष चुन लिए गए थे, अध्यक्ष। ठीक है, देर ही सही। ठीक है, ओके, तो 1948 में जयपुर सेशन के अंदर में अध्यक्ष चुन लिए गए थे, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। पत्ताबी सीतारमैया बाद में जाकर, इनको ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक इतिहासकार के रूप में भी इनको जाना जाता है, पत्ताबी सीतारमैया को। आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो आप लोग, आप लोगों के चैट रेट्स बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे से कमेंट कर रहे हो सारे जो आंसर से, इस वजह से मेरे को मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ाने में। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए आप लोग। ठीक है जी, बिल्कुल सुभाष कुमार जी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर मैं कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। ये तो क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हो। यहाँ पर मैं देखिए आप लोग कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन सा अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव पारित हुआ था। ये हुआ था लाहौर अधिवेशन में। और ये अधिवेशन कब हुआ था, ये क्वेश्चन कल के एग्जाम में आया, कल आरओ के एग्जाम के अंदर में आया, 1929 के अंदर में हुआ था लाहौर अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे ये आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए मुझे। ठीक है, तो लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे ये आप लोगों को बताना है, जिसके अंदर में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। मैं इसी सेशन के अंदर में बताऊं, दांडी यात्रा का प्रस्ताव भी पारित हुआ था, दांडी यात्रा का प्रस्ताव। ठीक है, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ओके, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो दांडी यात्रा के बाद शुरू हुआ था आंदोलन, उसका भी प्रस्ताव पारित हुआ था इसी आंदोलन, इसी के अंदर में। मद्रा जो है लाहौर अधिवेशन 1929 के अंदर में, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड, देखिए यहाँ पर मैं बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल, नकदी फसल, आप लोगों को याद आ रहा है कि ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा हुआ है, नकदी फसल वाला हम लोगों ने देखा हुआ है कि नकदी फसलें कौन कौन सी है। पेड ऐप के अंदर में मैंने कैश क्रॉप और जो है आप लोगों को जो फूड क्रॉप्स है उनको सारा का सारा आप लोगों को डिफरेंस पढ़ाया है। जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे मुझे कितने लोगों ने देखा है वो सेशन। मुझे लग रहा है कि शायद यार सेशन वगैरह देख, कोर्स वगैरह लेके रखा है कि लोगों ने एग्जाम में अपने, क्योंकि नॉलेज कैप्सूल के अंदर में हम लोगों ने करवाया हुआ है। जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे बच्चे। देखिए बच्चे हाथ भी ऊपर करके बता रहे कि कैश क्रॉप और फूड क्रॉप हम लोगों ने नॉलेज कैप्सूल में पढ़ा है। ठीक है, तो धान जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों की फूड क्रॉप की कैटेगरी में आती है, फूड। ठीक है, तो दो को आप एलिमिनेट कर सकते थे, जहां जहां दो दिया है ना उसको काट दो, यहाँ दो दिया है काट दो, ये भी दो दिया है काट दो आप लोग इसको। ठीक है, उसके बाद में कपास जो है फ्रेंड्स आप लोगों का क्या है, कपास जो है आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, ये आपका कैश क्रॉप के अंदर में आता है, कैश क्रॉप। गन्ना जो है ये कैश क्रॉप के अंदर में आता है आप लोगों का। ठीक है, तो 2 और 3 और 4 होना चाहिए उसके अंदर में। ठीक है, 3 और 4। ओके, तो अब यहां पर मैं पूरा का पूरा सवाल आता है पांचवे और पहले के ऊपर में, पांचवा और पहला, क्योंकि इसमें भी 3 और 4 है, इसमें भी 3 और 4 है। ठीक है, तो 3 और 4, 3 और 4 पहला। अब आप लोग ध्यान से समझिए फ्रेंड्स। ठीक है, यहां पर मैं आप लोगों का शुगर केन कैश क्रॉप है, मतलब जिसको बेसिकली आसानी से बेचने के उद्देश्य से ही उगाया जाता है। ठीक है, कॉटन कैश क्रॉप है आप लोगों की। ठीक है, सफेद सरसों,
ठीक है, ये आप लोगों का क्या है फ्रेंड्स, ये भी आप लोगों का किसके अंदर में कैटेगरी में आता है, ठीक है, कैश क्रॉप की कैटेगरी के अंदर में आता है। रेप सीड जो होते हैं आप लोगों के, सफेद सरसों, सरसों आप लोगों को बताया था मैंने। तो 3, ठीक है, 4 और ये 5, तो 3, 4 और 5 कौन से वाले ऑप्शन में दिया हुआ है आप लोग देख लीजिएगा इसको। 3, 4 और 5 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है आप लोगों को, जल्दी से बताएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर 1 के अंदर में ही दिया हुआ है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो पोटैटो है आप लोगों का फ्रेंड्स, ये फूड क्रॉप की कैटेगरी के अंदर में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहां पर में तो पहला और दूसरा क्या है आप लोगों का, ये फूड क्रॉप है, ठीक है। फूड क्रॉप सब कंटिनेंट हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर में तो बहुत ज्यादा खाते हैं, आलू भी खाते हैं आप लोग, गेहूं, ठीक है, और जो है आपका चावल, गेहूं, ठीक है, आलू, सबसे ज्यादा जो है फ्रेंड गेहूं और चावल। ये मैंने आपको बताया था राजस्थान के एग्जाम के अंदर में आया था कि सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट फूड क्रॉप कौन सी है, तो चावल और गेहूं, वो उसका आंसर था, ये बताया था आप लोगों को मैंने, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 2011 की जनगणना में भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसकी साक्षरता दर सबसे ज्यादा थी। सेंसस वाले चैप्टर के अंदर में हमने इसको देखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा साक्षरता कौन से वाले यूनियन टेरिटरी की थी, ये आप लोगों को बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार। Which one of the following union territories of India had the highest literacy rate in 2011 census? अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोगों को अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, ये सारे के सारे आप लोगों को दिए हुए हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि सबसे ज्यादा अगर कहीं पे, ठीक है, सेंसस के अनुसार कोई अगर यूनियन टेरिटरी है जिसके अंदर में सबसे ज्यादा लिटरेसी थी, तो वो है लक्षद्वीप। ये आप लोगों ने याद रखना है, 2011 की सेंसस के अनुसार पूछा जा रहा है आप लोगों से, ना कि अलग डेटा के अनुसार, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ये आप लोगों को याद रख लेना है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं ऑप्शन के अंदर में आप लोग थोड़ा सा इसके अंदर में कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ ये डी है इसमें, ठीक है, ये डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हो, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध, ये बताएंगे आप लोग। चलिए, तो हल्दी घाटी के युद्ध की अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, तो महाराणा प्रताप और अकबर की जो सेनाएं थी उनके बीच में ये लड़ा गया था, ठीक है। कहां पर में, राजस्थान के अंदर में, ओके, ये याद रखेंगे आप लोग। और ये लड़ा गया था 18 जून 1576 के अंदर में, ठीक है, 18 जून, ठीक है, 1576। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डायरेक्ट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। अच्छा, ये महाराणा प्रताप कौन से साम्राज्य से बिलोंग करते थे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, ठीक है। महाराणा प्रताप जो है, ठीक है, वो कहां से बिलोंग करते थे, कौन सा, कोई अलग तो होगा, अंबर, आमेर, मेवाड़, कौन से इलाके से, कौन से राज्य से बिलोंग करते थे। मेवाड़ी थे ये, मेवाड़ी, ये याद रखना आप लोगों ने। महाराणा प्रताप क्वेश्चन आ सकता है कभी भी, मेवाड़ से बिलोंग करते थे, मेवाड़, ओके, मेवाड़ का जो इलाका है वहां से। तो ए इज द करेक्ट आंसर। यहां पर में निम्नलिखित में से भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। प्रथम भारतीय, अच्छा, पहले प्रथम विदेशी पूछते तो भाई हम लगा भी देते खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है, लेकिन प्रथम भारतीय पूछा उन्होंने, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड विद भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत जो है फ्रेंड्स 1954 के अंदर में हुई थी, ओके। 3 लोग थे जिनको दिया गया था, 1 2 3। अब मैं आपको बता दूं, ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसा नंबरिंग वहां पर में ही की जाती है, जिसका नाम पहले लिखा जाता है ना, उसका पहला माना जाता है। तो सी राजगोपालाचारी को सबसे पहला दिया गया था उसी साल, गोपालाचारी, ठीक है। सेकंड नंबर पे आए थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। और फिर तीसरे नंबर पे जिनका नाम लिखा हुआ था उस लिस्ट के अंदर में सीवी रमन थे, वो सीवी रमन। तो पहले जो व्यक्ति जिनका नाम लिखा गया था, बेसिकली 3 लोग थे, लेकिन पहले नंबर पे जो सूची के अंदर में नाम था वो था राजगोपालाचारी का। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और पहले विदेशी व्यक्ति अगर आपसे पूछा जाता तो खान अब्दुल गफ्फार खान आंसर हो जाता। समझ में आएगा ये चीज, हाथ ऊपर करके बता दो जल्दी से अगर ये चीज समझ में आ गई है आप लोगों को तो, ठीक है। टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ के पता चला पढ़ाई का असली मजा तो इसी प्लेटफॉर्म पे, और फीकी पड़ जाती है हमारे दानी सर की आगे और टीचिंग परीक्षा के आगे। थैंक यू वेरी मच प्रिंसेस साधना जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आपको बताना है, यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को याद होगा, 2-3 दिन पहले हम लोगों ने देखा था आर्टिकल नंबर जो है, जब हम लोगों ने देखा था कि कौन एक आंसर था जिसका आंसर था ऑप्शन कि कौन सा वाला गलत मैच है, उसमें बताया था मैंने कि भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है।
किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं किया जाएगा, या अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, या भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो भेदभाव वाला जो आर्टिकल था कि भेदभाव नहीं होगा, वो आर्टिकल नंबर था आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी 15, आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 14 बोलता है आप लोगों का कि भाई आपको कानून के समान समान देखा जाएगा, कानून के सामने आपको समान रूप से देखा जाएगा, और कानून आपकी समान रूप से रक्षा भी करेगा। ये दोनों आर्टिकल नंबर 14 में। और आर्टिकल नंबर 15 बोलता है कि किसी भी नागरिक को धर्म के आधार पर, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास, इनके आधार पर उसके साथ में भेदभाव नहीं होगा। तो भेदभाव से बचाता है आपको आर्टिकल नंबर 15। ठीक है, ये याद रखना था आप लोगों ने, आर्टिकल नंबर 15। ओके, तो प्लीज इसको याद रखिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर मैं कुमार अविनाश भी बोल रहे कि यस सर पढ़ाए थे आपने, तो ये क्वेश्चन अभी हमने शायद 3 दिन पहले ही देखा था उसको। आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर जो है यहाँ पर में इसका आंसर बी लगा लीजिएगा आप लोग। ओके, नेक्स्ट, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो है कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष ये बताएंगे आप लोग, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए आप लोगों को फ्रेंड्स। प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, मीरा कुमार दिया हुआ है, तो पहली फीमेल हो जाएंगी, फर्स्ट फीमेल, फर्स्ट फीमेल। ओके, तो जीवी मावलंकर, ये याद रखना है आप लोगों ने, गोपाल, ठीक है, गणेश मावलंकर, ठीक है। तो जीवी मावलंकर जो है फ्रेंड्स, ये याद रखें आप लोग कि हमारे भारत के लोकसभा के प्रथम जो है अध्यक्ष थे, और पहली लोकसभा अध्यक्ष महिला, फीमेल लोकसभा अध्यक्ष, अगर ये आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, मीरा कुमार हो जाएगा, फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा। अभी करंट में कौन है ये बताइए जल्दी से आप लोग, एकदम फास्ट कमेंट करके, करंट में अभी कौन है हमारे? ठीक है, जी हाँ, गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। नाउ अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाला युग्म सही है, ये बताना था आप लोगों ने। थैंक यू अंशिका सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से कमेंट के लिए। जी देखिए फ्रेंड्स, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक दिया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 23 से 24 में दिया हुआ है, ऐसा बोल रहा है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है यार, ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है 23-24 में। 23 में बोला गया है कि आपको जो है जो बेसिकली आपसे बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जा सकती, और आपका व्यापार नहीं किया जा सकता। ठीक है, मानव व्यापार होता था ना पहले, वो गुलाम को खरीदा बेचा जाता था, उसको बंद कर दिया गया। और आर्टिकल नंबर 24 में बोला गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, माइनर्स, उन लोगों से काम नहीं करवा सकते, स्पेशली हानिकारक जगहों के ऊपर में। तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की बात करता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है आप लोगों का, वो तो आपका आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक दिया हुआ है, रिलीजन वाला। ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 वाले आर्टिकल से। तो ये आपसे सही नहीं है, पूछा था ना आपसे, तो सही नहीं है, ये वाला गलत है। आपको ना सारे पता होने चाहिए। मैं आपको बता दूं कि हमने पेड क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बता दूं कि एक सेशन लिया है हमने फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, मैंने फंडामेंटल राइट्स में आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे करवाए हैं, जिसमें आपको गलत कौन सा वाला है, सही तरीके से कौन सी जोड़ी लगी हुई है, ये सारा आपको पढ़ाया है मैंने, है ना, उसके अंदर में। तो वो क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करके गए होंगे तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन 28, 25 से 28 सभी लोग लिखो, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आप लोगों को जो है 25 से 28 तक दिया गया है। 23 से 24 जो है वो है आप लोगों का राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। मैंने आपको आर्टिकल भी बता दिया। 23 में आपको बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जा सकती आप लोगों से। दूसरा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को बेचा खरीदा नहीं जा सकता। आर्टिकल नंबर 24 के अंदर में वो जो माइनर्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, चाइल्ड लेबर, उसके लिए आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 24 के अंदर में। ओके, नाउ फ्रेंड, ब्लैंक डफरिन के समय, लॉर्ड डफरिन के समय में वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। रामकृष्ण मिशन उस समय में बना था क्या, ये पूछा जा रहा है आप लोगों से। ठीक है, तो आप लोग अगर आपको याद हो तो हमने एक लिस्ट शेयर की थी आपके साथ में, टीजी परीक्षा के ऐप में हमने एक इमेज वाले सेक्शन में एक लिस्ट शेयर की, उसके अंदर में दिया हुआ है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। ओके, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन ढाका, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, स्टार्ट ऑफ फर्स्ट सेंसस। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूं एक एक करके। रामकृष्ण मिशन की अगर मैं बात करूं फ्रेंड, 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी वेलूर में। ओके, उसके बाद में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग 1906 की बात है, ये ढाका में 1906 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 के अंदर में, और फर्स्ट सेंसस जो है फ्रेंड्स 1800, ठीक है, 72 के अंदर में पहली सेंसस हुई थी, और पहली
फुल सेंसस भी आप लोगों को पता है, फिर उसके बाद में 1881 के अंदर में। नाउ अब देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, लॉर्ड डफरिन के समय में कौन सी वाली घटना घटी थी, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सी, सिंपल। आप लोगों को सारे के सारे ही बता दिया मैंने यहाँ पर, मैं जो भी आप लोगों से पूछा जा सकता है उसके अंदर में। ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, ये बता दीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाला है हमने, मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन, क्योंकि इस तरीके के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके लिए डाला है, जल्दी से बता देंगे आप लोग, जल्दी जल्दी से बताइए। बक्सर के युद्ध के समय में बंगाल का गवर्नर कौन था? तो पहली बात तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था ये आप लोगों को बता रहे हैं। तो बक्सर का युद्ध जो है फ्रेंड्स ये हुआ था, ठीक है, 1764 के अंदर में, ठीक है, 1764 में। बक्सर के युद्ध के समय में बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वो था वेंसी टाट, ठीक है, वेंसी टाट। ओके ये याद रखना। रॉबर्ट क्लाइव नहीं था, रॉबर्ट क्लाइव उसके बाद में आगे जब वो इलाहाबाद की संधि हुई ना 1765 के अंदर में, तब वो आ चुका था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव 2 बार बना। रॉबर्ट क्लाइव 1757 के अंदर में भी था बंगाल का गवर्नर, और 1765 के अंदर में भी। लेकिन जब वो एक्चुअल बक्सर की लड़ाई हो रही थी उस समय में वेंसी टाट था। कितने लोगों को याद आ रहा है और कितने लोगों का भी कंफ्यूजन क्लियर हो गया? देखो जब बक्सर की लड़ाई हुई ना, ठीक है, उस समय में एग्जैक्टली इस समय में वेंसी टाट था गवर्नर। ओके एक 7 लेक्चर की सीरीज हमने की है, 7 लेक्चर मैंने किए, लगभग 7 घंटे तक सारे गवर्नर जनरल और वाइसराइज आपको पढ़ाए, उनके समय की घटनाएं पढ़ाई है, ठीक है। तो उसी में ये भी पढ़ाया हुआ है आपको, ये वाला चीज और इससे रिलेटेड ये वाली चीज। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से जो गवर्नर जनरल और वाइसराय वाला जो सेशन है आपका, 7 घंटे बहुत मेहनत से पढ़ाया आप लोगों को, और आपने मेरे से भी ज्यादा मेहनत करके उसको 2-3 बार पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो 7 घंटे पढ़ाया है, 7 अलग अलग लेक्चर्स में मैंने पेड क्लास में, ठीक है। तो प्लीज उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। वेंसी टाट ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके नाउ ये देखिए वेंसी टाट, ठीक है। जम्मू और कश्मीर राज्य में झेलम नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? झेलम नदी के ऊपर में कौन सा बांध बनाया गया? झेलम नदी भी आपको पढ़ाया है पूरी की पूरी, झेलम नदी। ये ऑप्शन थोड़ा सा उसके अंदर में ट्वीक कर दिया हमने ताकि आपको 5 ऑप्शन मिल जाए। क्वेश्चन आपका एग्जाम का है लेकिन 5 ऑप्शन कर दिए उसको आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार। जल्दी जल्दी से करते हैं हम लोग फ्रेंड्स, फिर आपको 3 बजे जो है शुभम सर की क्लास है, सभी लोगों ने अटेंड करना है उसको, और आज की जो टेस्ट मिलेंगे आपको फ्री वाली, वो दोनों की मिलाकर मिलेंगी आप लोगों को, ठीक है। देखिए झेलम नदी जो है फ्रेंड्स कहां से निकलती है, अगर ये आप लोगों से पूछ लिया जाए तो शेषनाग लेक से निकलती है। शेषनाग लेक, झीलम नदी शेषनाग लेक से। अच्छा झिलमिल, झिलमिल कौन होता है? नाग, तो शेषनाग लेक से निकलती है, ये याद रखना आप लोगों ने। ओके इसके अलावा उस पर कौन सा वाला डैम बना है, क्योंकि यहां से आप एलिमिनेट कर सकते थे। भाखड़ा बांध जो है, भाखड़ा नांगल डैम सतलुज नदी के ऊपर में बना है, सतलुज नदी के ऊपर में, ठीक है। टिहरी बांध जो है फ्रेंड्स, ये टिहरी बांध किसके ऊपर में बना है? भागीरथी नदी के ऊपर में, ठीक है, उत्तराखंड में भागीरथी, भागीरथी, ठीक है, भागीरथी नदी के ऊपर में बना हुआ है, आप लोगों को ये याद रखना है। उरी डैम जो है ये झीलम नदी पे बना हुआ है, उरी डैम, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो ये पूरा का पूरा आप लोगों को पढ़ाया है कि किस तरीके से यहाँ पर मैं आप देख सकते हो कि शेषनाग झील है जहां से झीलम नदी निकल रही है, ठीक है। अच्छा झीलम नदी जो है वो वुलर लेक में से होकर गुजरती है। तो वुलर लेक जो है, वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, आपको पता है ना वुलर झील। तो वुलर झील में कौन सी नदी जो है पानी सप्लाई करती है? तो पानी सप्लायर, वाटर सप्लायर कौन है? ठीक है, तो वाटर सप्लायर है झीलम नदी, याद रख लेना आप लोग। वुलर लेक में से कभी अगर वुलर लेक जाओ घूमने तो वुलर लेक को बताना उसको कान में, वुलर लेक, वुलर लेक तेरे को पता है तेरे में पानी कहां से आ रहा है? दानिश सर ने हमको बताया था झीलम नदी से आता है, देख लेना उधर में, देख तेरे पूछ के पास में झीलम नदी आ रही है, ठीक है, फिर उधर साइड से निकल भी जा रही है। तो एक्चुअली वो जो वुलर लेक है ना पूरा का पूरा आप लोगों का, ठीक है, वो उसमें पानी आता कहाँ से है? झीलम नदी से आता है पानी, उसमें झीलम नदी उसको पानी प्रोवाइड करती है, ठीक है। फिर आगे जाकर फिर उसमें एक डैम भी बनाया गया उरी के अंदर में, उरी डैम। चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर मैं आपको बता रहे हैं भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। क्या बात है भाई, ठीक है, डायरेक्ट नॉलेज कैप्सूल का क्वेश्चन। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। मैं आपको दोनों के आर्टिकल्स बता देता हूं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, आर्टिकल नंबर 338 में दिया हुआ है। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, अगर आपसे बोला जाए जनजाति तो आंसर याद रखना है आर्टिकल नंबर 338 ए में दिया गया है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस अगर आपसे बोला जाए, ठीक है, एनसीबीसी,
ठीक है, तो ये कब कौन से आर्टिकल में आता है? मेनली और भी इसके आर्टिकल्स है, लेकिन मेन जो इसकी स्थापना का जो आर्टिकल बाद में जोड़ा गया संवैधानिक संशोधन के जरिए 338 बी है। ये तीनों याद रख लीजिएगा आप लोग। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स? आंसर यहाँ पर में हो जाएगा आर्टिकल नंबर 338। ठीक है, ए बी सी डी दिया नहीं था, तो आप आसानी से, मेरे ख्याल से आप लोग आसानी से लगा भी सकते थे इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी आप लोगों को। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आपको बताया था मैंने कि 79वां जो संविधान 89वां जो संविधान संशोधन था 2003 का, उसके जरिए आर्टिकल नंबर 338 को दो पार्ट में तोड़ दिया गया था। 338 रखा गया एससी के लिए और 338 ए कर दिया गया एसटी के लिए। अदरवाइज पहले 338 एससी और एसटी दोनों के लिए एक ही था। ये 2003 में संविधान संशोधन पारित हुआ था, लेकिन इसको लागू किया गया था 2004 में, फरवरी 2004 में। एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मैं आपको करवा देता हूँ, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जल्दी से। ठीक है, आप लोग बताइए मुझे, एक्चुअली उसकी एनसीबीसी की बात निकली थी, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको बता देता हूँ, ये आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मंडल कमीशन इज ऑफिशियली नोन एज, मंडल कमीशन को ऑफिशियली क्या नाम से जाना जाता था? देखिए फ्रेंड्स, मंडल कमीशन याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इनके नाम पे जिसको जाना जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1979 के अंदर में। ठीक है, 1979 के अंदर में। उस समय में बताइए प्रधानमंत्री कौन थे जिनके समय में इसकी स्थापना की गई थी? मंडल कमीशन के स्थापना के समय में प्रधानमंत्री कौन थे? और इसको जब लागू किया गया, ठीक है, 1990 के अंदर में, तो उस समय में प्रधानमंत्री कौन थे? दोनों क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। इसको जो है फ्रेंड्स, एक्चुअल में इसका जो नाम था, हम इसको मंडल कमीशन तो शॉर्ट में बोल देते हैं क्योंकि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल उसके अध्यक्ष थे, लेकिन एक्चुअल में जो इसका नाम था आधिकारिक रूप से, वो नाम था सोशली एंड, ठीक है, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। ठीक है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए आयोग, इसका एक्चुअल नाम था। तो आंसर हो जाएगा सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, एसईबीसी इसका नाम था, एसईबीसी, एसईबीसी। इसको पता है आप लोग सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन भी बोलते हो, सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन भी बोला जाता है इसको। अच्छा, ये अगर सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है, तो पहला बैकवर्ड क्लासेस कमीशन कौन सा था? पहला बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो है फ्रेंड 1953 के अंदर में, ठीक है, काका केलकर के जो है उनके कमेटी के अंदर में बनाया गया था। तो काका केलेलकर जो है उनके नेतृत्व के अंदर में फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाया गया था। सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नेतृत्व में बनाया गया था। ठीक है, तो सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को ही मंडल कमीशन, और इसको औपचारिक रूप से सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो काका कालेलकर पहला बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, ये याद रख लेना आप लोगों ने, 1953 के अंदर में। ओके, इस समय में थे प्रधानमंत्री, ठीक है, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, और इस समय में थे, ठीक है, जल्दी से ये आप लोगों को बताना है। मैंने कई बार आप लोगों को बताया हुआ है, सेकंड वाला ये लागू हुआ वाला जो है ना, ये क्वेश्चन तक आ चुका है आप लोगों का। ठीक है, तो कौन थे? वीपी सिंह थे, ये याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोरारजी देसाई थे कब? जब ये बना था, जब ये लागू हुआ उस समय में कौन थे? तो वीपी सिंह, ये याद रखेंगे आप लोग, वीपी सिंह, वीपी सिंह। ठीक है, जब ये लागू हुआ उस समय में, तो बना था और लागू जब हुआ था उस समय में प्रधानमंत्री कौन थे? ये दोनों के दोनों याद रख लीजिएगा आप लोग। देखिए आप लोगों को जो है फ्रेंड्स मैं बता दूं कि 3 बजते आ गए आपके जो है फ्रेंड्स, ज्योग्राफी की क्लास आप लोगों की जो है वो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो शुभम सर की क्लास के अंदर में आप लोग चले जाइए। मुझे पूरी उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोग इस सेशन को लाइक कर दिए होंगे, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास में और भी बचे हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस और है, तो आप लोग अगर चाहोगे तो मैं जो है फ्रेंड्स इसको और भी कंटिन्यू कर सकता हूँ। मुझे कमेंट के अंदर में बताइएगा आप लोग। ठीक है, सेशन को लाइक कर दीजिए, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे आप लोग। और जो आपकी ज्योग्राफी की क्लास है उसके लिए शुभम सर जो है आ चुके हैं, उसको जरूर देखिए आप लोग। पूरा सेशन आप ही के लिए रखा हुआ है। आज ईशा मैम की क्लास आपकी 6 बजे होंगी आज के लिए। आज शुभम सर जो है क्लास लेना चाह रहे थे, तो आप उनकी क्लास को जो है आप लोग देख लीजिए। तब तक मैं जो है फ्रेंड्स को सवाल पूछता हूँ, आप लोग जो है इसके आंसर कर दीजिए। अनुच्छेद 44 का संबंध किस चीज से, ये बता देंगे आप लोग। अनुच्छेद 44 का जो संबंध है, ठीक है, ये है फ्रेंड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड से। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है सब तरीके से समान रूप से हर किसी के ऊपर में सिविल कानून का लागू होना, मतलब शादी ब्याह वाले कानून। ठीक है, कोई तलाक 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 बोल के छूट जा रहा, कोई बेचारा जो है वो फंसा हुआ है, मतलब या फंसी हुई जो भी है, ठीक है, या फिर प्रॉपर्टी के मामले में। कुछ ऐसे समाज है हमारे भारत के अंदर में जिसमें स्त्री और पुरुष को एक साथ मिलता है। ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जिनको स्त्रियों को केवल 1/3 हिस्सा दिया जाता है। ठीक है, इक्वल इक्वल मिलना चाहिए। तो जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये बेसिकली बोलता है कि सारे कानून सब पे समान लागू होंगे। अभी उत्तराखंड ने इसके ऊपर में कानून पारित करके उसको लागू भी किया है। गोवा में पहले से लागू था पुर्तगालियों के समय से। बहुत सारी चीजें बताने के लिए। ठीक है, अभी ज्योग्राफी की क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग जो है फ्रेंड्स क्लास के अंदर में चले जाइए, अच्छे से देखिए। और बहुत बहुत शुक्रिया सेशन को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए।
ओके, तो ज्योग्राफी के सेशन के अंदर में आप लोग इसका आंसर कर दीजिएगा, कमेंट में भी बताना कि सेशन कैसा लगा आप लोगों को। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।